Hi everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. My name is Kushi Gera and I'm your ACC tutor. So आज हम पढ़ेंगे कि पहली चीज़ हम बेसिक टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं और फिर उस टैक्सेबल इनकम पे इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रिवाइजिंग कि पहले टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं, क्या क्या इनकम इंक्लूड होती है. एंड हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द टैक्सेस फॉर एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम में क्या क्या आना चाहिए और उस पर हम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले ये हमारा एक बेसिक परफॉर्मा है जिसमें हम इंक्लूड करेंगे कि हम क्या क्या इनकम इंक्लूड करते हैं, क्या क्या हमारे पास रिलीव्स है. सबसे पहले मेरे पास आती है ट्रेडिंग इनकम. ट्रेडिंग इनकम इज अगेन प्रॉफिट्स फ्रॉम योर बिजनेस. प्रॉफिट्स फ्रॉम योर बिजनेस. अगर आप एज अ सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, वहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो वो ट्रेडिंग इनकम हो गई. एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपकी सैलरी आएगी. ठीक है, आप पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं तो वो हो गई. प्रॉपर्टी इनकम में अगर आप प्रॉपर्टी बिजनेस रन कर रहे हो और उसमें हमारे पास प्रॉफिट होता है तो प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पे आएगी. ठीक है. बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट. अब बिल्डिंग सोसाइटी, अगैन बिल्डिंग सोसाइटी इज एन इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक अ बैंक. ठीक है, बैंक नहीं है बट जस्ट लाइक अ बैंक, जहाँ पे यू डिपॉजिट एंड यू गेट इंटरेस्ट. फिर बैंक इंटरेस्ट वो हमें पता ही है, बैंक में आपने सेविंग्स डिपॉजिट की तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा. और कोई इंटरेस्ट है तो वो भी इंक्लूड करेंगे. और कोई इंटरेस्ट क्या हो सकता है? और कोई इंटरेस्ट इंक्लूड्स, लेट्स से आपने अपने किसी फ्रेंड को लोन दिया, किसी फैमिली मेम्बर को लोन दिया, किसी और को लोन दिया, तो वहाँ से अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इंक्लूड करेंगे. एंड डिविडेंड्स. डिविडेंड इज व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, तो कंपनी कभी कभी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास तीन टाइप की इनकम है: नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम एंड डिविडेंड इनकम. तो डिविडेंड तो बाय डिफॉल्ट डिविडेंड इनकम में आएंगे. सेविंग्स इनकम में हम इंक्लूड करेंगे बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट एंड अदर इंटरेस्ट. ये तीनों चीज़ें हमारी कहाँ आएंगी? सेविंग्स इनकम में. तो कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमें कहीं से, वो हमारा सेविंग्स इनकम में जाना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड प्रॉपर्टी इनकम. ये तीनों हमारी कहाँ जाएंगी? नॉन सेविंग इनकम में. अब यहाँ पे इसके साथ मेरे पास एक और टाइप की इनकम भी हो सकती है विच इज़ नोन एज पेंशन इनकम. पेंशन इनकम इज फॉर द पीपल हु आर रिटायर्ड और उनको पेंशन मिल रही है, तो पेंशन इनकम इज ऑल्सो टैक्स एज नॉन सेविंग इनकम. अब इन सब के लिए ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, इन सब के लिए हमारे पास अलग से सेक्शन है आगे जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इन सबको ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगा. नाउ यू वुड से कि हमने 3 कॉलम क्यों बनाए? जब सारी इनकम हमें एक साथ निकाल के टोटल इनकम निकालना ही है तो हमने 3 कॉलम अलग से क्यों बनाए? बिकॉज ऑल दीज 3 different types of income have different tax brackets and tax rates. Okay, different tax rates. डिफरेंट टैक्स रेट्स की वजह से हमें इन तीनों को अलग अलग लिखना चाहिए, तो हमारे लिए इट विल बी ईजियर फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी. ठीक है, एक बार इनकम हो गई उसके बाद हम आएंगे रिलीव्स पे, जो कि हम अपनी टोटल इनकम में से माइनस करते हैं. सो रिलीव्स इंक्लूड, 2 रिलीफ है मेरे पास. फर्स्ट वन इज क्वालिफाइंग इंटरेस्ट. क्वालिफाइंग इंटरेस्ट अब आते हैं यहाँ पे. Qualifying interest includes, for employees, loan taken to purchase plant and machinery to use in their employment. अगर ये लोन लिया और इस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है. फिर टू परचेज शेयर्स इन एन एम्प्लॉय कंट्रोल ट्रेडिंग कंपनी बाय अ फुल टाइम एम्प्लॉय. अगर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो और अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं एक ऐसी कंपनी में विच इज़ कंट्रोल्ड बाय इट्स एम्प्लॉयज, काइंड ऑफ अ cooperative, kind of, क्योंकि cooperative is controlled by its members not employees. ठीक है, तो देन अगेन उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो क्वालिफाइंग है फॉर द पर्पस ऑफ रिलीफ. ठीक है, फॉर पार्टनर्स, अगर आपने कोई लोन लिया है टू इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप एंड टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज्ड इन द पार्टनरशिप, अगेन क्वालिफाइंग पर्पसेस के लिए है वो. उस पर जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो दैट इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड एज अ रिलीफ. ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्वालिफाइंग इंटरेस्ट. एम्प्लॉयज़ एंड पार्टनरशिप दोनों के लिए अलग अलग कंडीशंस हमने पढ़ ली. फिर आते हैं ट्रेडिंग लॉस. अब यहाँ पे अगर आपको आपके सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो ट्रेडिंग इनकम में चला जाएगा. लेकिन अगर आपको आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हम उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एज अ रिलीफ. ये हमारे करंट ईयर के लॉसेज हैं. ट्रेडिंग लॉस के लिए हमारे पास अलग से एक पूरा सेक्शन है
ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो करंट ईयर में अगर आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट की जगह, आप उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपनी टोटल इनकम में से। और अगर लॉस है तो ट्रेडिंग इनकम आपकी फिर क्या हो जाएगी, नील, यानी कि ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक और चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे कि हम अपने सारे रिलीव्स सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर अगर कुछ बचेगा तो सेविंग्स इनकम, और अगर फिर कुछ बचेगा तो डिविडेंड इनकम। द रीजन बीइंग इज दैट नॉन सेविंग इनकम हैज हाईएस्ट टैक्स रेट। हाईएस्ट टैक्स रेट की वजह से हम सारे रिलीफ पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज फिर हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा। टोटल इनकम माइनस रिलीव्स गिव्स मी नेट इनकम। नेट इनकम में से हम अपना पर्सनल अलाउंस माइनस करते हैं। ये एक ऐसा अलाउंस है जो हर इंडिविजुअल को हर साल मिलता है। द फिक्स्ड लिमिट फॉर इट इज 12,570। इसको भी सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज द इनकम जिसपे हम हाईएस्ट टैक्स लगाते हैं। एक बार ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमारे पास आएगी टैक्सेबल इनकम। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये जो हमारा पर्सनल अलाउंस है, दिस कैन बी रिड्यूस्ड। In certain circumstances, personal allowance can be reduced. मैक्सिमम अमाउंट इतना ही रहेगा, मिनिमम ज़ीरो भी हो सकता है। किस सिनारियो में ज़ीरो होगा वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने टैक्स रेट्स पे। टैक्सेबल इनकम निकाली, टैक्सेबल इनकम के बाद हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लायबिलिटी के लिए हमें पता होना चाहिए कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक रेट बैंड। नॉन सेविंग इनकम की बात करें, बेसिक रेट बैंड इज फ्रॉम 0 to 37700। इस पे हम लगाते हैं 20%। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है हायर रेट बैंड फ्रॉम 37700 to 125140। इस पे लगाते हैं हम 40%। एंड उसके ऊपर जितना भी आपका इनकम है टैक्सेबल इनकम, उस पर हम लगाएंगे 45%। ये तो कर ली हमने नॉन सेविंग इनकम की बात। अब हम आते हैं सेविंग्स इनकम पे। सेविंग्स इनकम में बेसिक, हायर एंड एडिशनल रेट बैंड सब सेम है। दी ओनली थिंग दैट्स एडिशनल इज नील रेट बैंड। कि अगर अब यहाँ पे क्या चीज़ अलग है हमारे पास, कि सेविंग्स इनकम अगर आपके पास है, ठीक है, और अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, कि आपकी सारी की सारी इनकम टैक्सेबल इनकम 37700 के अंदर फॉल कर रही है, तो यहाँ पे फॉर सेविंग्स इनकम हमें एक नील रेट बैंड मिलेगा फॉर 1000 पाउंड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपकी सारी की सारी टैक्सेबल इनकम बेसिक रेट बैंड के अंदर फॉल कर रही है, तो फर्स्ट 1000 ऑफ योर सेविंग्स इनकम विल बी टैक्स्ड एट 0%। उसके बाद हम सेम बेसिक रेट बैंड लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप बेसिक रेट बैंड में फॉल नहीं कर रहे हो, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम हायर रेट बैंड में फॉल कर रही है, तो सेविंग्स इनकम में हमारे पास फिर से नील रेट बैंड है। फिर से हमारे पास नील रेट बैंड है, लेकिन फिर नील रेट बैंड की लिमिट कम हो जाएगी। नील रेट बैंड विल ओनली बी फॉर 500 पाउंड्स। तो इसका मतलब फर्स्ट 500 पाउंड्स ऑफ सेविंग्स इनकम विल बी टैक्स्ड एट 0%। उसके बाद हमारा बेसिक रेट बैंड एंड उसके बाद हमारा हायर रेट बैंड। ठीक है, फिर आते हैं डिविडेंड इनकम पे। अब डिविडेंड इनकम में इररिस्पेक्टिव आप किसी भी रेट बैंड में फॉल कर रहे हो, बेसिक, हायर, एडिशनल, आपके पास फर्स्ट 1000 ऑफ डिविडेंड विल बी टैक्स्ड एट 0%। मतलब पहला, अगर डिविडेंड इज ऑफ 1000 तो वो पूरा का पूरा 0% पे हो जाएगा। अगर 1000 से ज़्यादा है तो फर्स्ट 1000, अगर ये डिविडेंड इनकम इज ग्रेटर देन 1000 तो फर्स्ट 1000 विल बी टैक्स्ड एट 0% एंड उसके बाद अप्रोप्रिएट रेट बैंड एज पर आर टैक्स ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब सेविंग्स इनकम में हमने पढ़ा कि बेसिक रेट बैंड में अगर आपकी इनकम फॉल कर रही है तो 1000 का नील रेट बैंड है, हायर में फॉल कर रही है तो 500 का नील रेट बैंड है, एडिशनल में फॉल कर रही है तो 0 का नील रेट बैंड है। डिविडेंड के लिए वी हैव 1000 नील रेट बैंड इररिस्पेक्टिव आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट का पार्ट हो। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही चीज़ है कि 1000 of savings income will be taxed at 0% for basic rate taxpayer, और higher rate taxpayer के लिए 500 of savings income will be taxed at 0। ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन फॉर 1000 ऑफ डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्स एट 0 इरिस्पेक्टिव आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगैन इनकम टैक्स लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड इन द ऑर्डर ऑफ नॉन सेविंग इनकम, फिर सेविंग इनकम, फिर डिविडेंड इनकम। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर अस टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हम टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं और उससे हम इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे।
ठीक है, लेट्स सी। तो लेट्स डू क्वेश्चंस। हमारे पास यहाँ पर लेट्स से क्वेश्चन 1 that Ted has the following income for tax year 2023-24। हमारे पास है यहाँ पर लेट्स से ट्रेडिंग इनकम which is 15,000। फिर हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट इनकम लेट्स से which is 25,000। फिर हमारे पास है प्रॉपर्टी इनकम which is again 7,000। फिर हमारे पास है बैंक इंटरेस्ट 1200 एंड फिर हमारे पास है डिविडेंड्स ओके which is let's say 2200। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिविडेंड्स के रेट बैंड्स नहीं डिस्कस किए। डिविडेंड के रेट बैंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन सेविंग एंड सेविंग इनकम। ओके, डिविडेंड के रेट बैंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन सेविंग एंड सेविंग इनकम। डिविडेंड का बेसिक रेट बैंड में अगर आपका डिविडेंड फॉल कर रहा है तो हम 8.75% लगाएंगे, हायर रेट बैंड में फॉल कर रहा है तो 33.75% लगाएंगे, एंड अगर आप एडिशनल रेट बैंड में आपका डिविडेंड फॉल कर रहा है तो 39.35% लगाएंगे। अब ये टैक्स रेट्स आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होंगे, ठीक है, पर इट्स बेटर कि आप याद कर लो बिकॉज हर जगह ये अप्लाई होंगे। ओके, नाउ let's see how to calculate the tax liability। हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी। लेट्स डू इट। सबसे पहले हम बनाएंगे 3 डिफरेंट कॉलम्स फॉर नॉन सेविंग, सेविंग एंड डिविडेंड इनकम। ओके, मेरे पास यहाँ पर है ट्रेडिंग इनकम, हम ट्रेडिंग इनकम हमारी जानी चाहिए नॉन सेविंग इनकम में, फिर हमारे पास सेविंग इनकम है एंड डिविडेंड इनकम है। सो नॉन सेविंग इनकम में 15,000। फिर हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट इनकम अगैन 25,000 इन नॉन सेविंग इनकम। फिर हमारे पास है प्रॉपर्टी इनकम अगैन 7,000 है नॉन सेविंग इनकम। फिर मेरे पास है बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट हमारा जाना चाहिए सेविंग्स इनकम में, एंड फिर डिविडेंड्स, डिविडेंड्स जाने चाहिए हमारे डिविडेंड इनकम में। अब हम इसका टोटल ले लेते हैं ताकि हमारे पास टोटल इनकम आ जाए। टोटल इनकम यहाँ पर होनी चाहिए 47,000, 1200 एंड 2200। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कोई रिलीफ नहीं है तो हम डायरेक्टली पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे फ्रॉम आर नॉन सेविंग इनकम विच इज 12,570। सेविंग्स इनकम एंड डिविडेंड इनकम के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो इससे मेरे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हमारे पास यहाँ पे आएगी, ये तो सेम ही रहेगी, राइट, 2200। So non-saving income taxable income would be 47,000 minus 12570, that is 34,430। अब ये जो हमारी टोटल इनकम है 34,430 प्लस 1200 प्लस 2200 is going to be a total of
हम यहाँ पे एक फोर्थ कॉलम भी बनाते हैं जिसको हम टोटल लिखते हैं. ओके, सो यहाँ पर मेरे पास टोटल आ रहा है 37830. ओके, सो 37830 इज़ माई टोटल इनकम. तो हम थोड़ा सा ऊपर चले गए हमारे बेसिक रेट पैन से. तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी. अगेन टैक्स लायबिलिटी वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सबसे पहले हम किस पे टैक्स लगाते हैं, हमारी नॉन सेविंग इनकम पे. ओके, नॉन सेविंग इनकम पे सबसे पहले टैक्स लगाएंगे. सो नॉन सेविंग इनकम में सबसे पहले हम बेसिक रेट बैंड लेंगे. ओके, तो ये जो सारी की सारी मेरी नॉन सेविंग इनकम है, ये सब की सब मेरी बेसिक रेट बैंड में आ जाएगी. ठीक है, सो दिस विल बी, यहाँ पर हम इनकम लिखेंगे, यहाँ पर हम टैक्स रेट लिखेंगे, दिस विल बी टैक्स एट 20%. एंड यहाँ पर हम इनकम टैक्स लिखेंगे. तो 34430 इंटू 20% इज गोइंग टू गिव मी 6886. फिर हम आएंगे सेविंग्स इनकम पे. अब हम यहाँ पर हायर रेट बैंड में फॉल कर रहे हैं, तो सेविंग्स इनकम के लिए मेरे पास जो निल रेट बैंड है दैट इज गोइंग टू बी फॉर 500. तो सबसे पहले आएगा निल रेट बैंड. निल रेट बैंड 500 का है. फर्स्ट 500 ऑफ सेविंग्स इनकम विल बी टैक्स्ड एट 0%. अब इसमें से बाकी जितना बच गया विच इज 700 विल बी टैक्स्ड आफ्टर दिस. अभी भी हम अपने बेसिक रेट बैंड की लिमिट में चल रहे हैं, तो हम बेसिक रेट बैंड में जाएंगे. अब 700 विल बी टैक्स्ड एट 20%. ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर डिविडेंड इनकम की है. सो अब हम डिविडेंड इनकम पे आते हैं. डिविडेंड इनकम में हमें पता है कि आप इरिस्पेक्टिव किसी भी रेट बैंड में हो, पहले 1000 विल बी टैक्स्ड एट 0%. एंड उसके बाद देखो, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास अब निल रेट बैंड लगाने के बाद बेसिक रेट बैंड में कितना अमाउंट बच गया है. ठीक है, सो 34430 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 1000. हम अभी तक इसको मिला के अपना बेसिक रेट बैंड 36630 तक कंज्यूम कर चुके हैं. एक और चीज़ यहाँ पर हमें सीखनी है कि जो आपकी निल रेट बैंड्स हैं, इवन दो दे आर टैक्स्ड एट 0%, बट ये मेरे बेसिक रेट बैंड को कंज्यूम करेंगे. ठीक है, उसके बाद अब मेरे बेसिक रेट बैंड में कितना अमाउंट बच चुका है, दैट इज 1070. ठीक है, तो ये बेसिक रेट बैंड पे जाएगा 8.75%. और कितना डिविडेंड बच गया, 2200 माइनस 1000 माइनस 1070, 130 बच गया. तो वो मेरा हायर रेट बैंड पे जाएगा. 130 would be at higher rate band, which is 33.75%. ऐसे हमारे पास हमारी टैक्सेबल इनकम के बाद इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी. सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0. 700 into 20% is 140. 1070 into 8.75% is, राउंड ऑफ कर देंगे नेक्स्ट नंबर पे. 93.62 आ रहा है, तो 94 कर देंगे. एंड 130 into 33.75 is going to be 44. तो ये मेरी कंप्लीट इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी. That is going to be 6886 plus 140 plus 94 plus 44, 7164. तो ये हो गई मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी के एग्जाम्पल. ऐसे ही एक दो और एग्जाम्पल्स करते हैं. Let's do a few more questions for us to get an understanding कि हम टैक्स लायबिलिटी निकालते कैसे हैं. ओके ओके, this question is done. Now let's say हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that says that Milo has $20,000 or 20,000 pounds from trading income. $5,000 from bank interest,
and 1200 from dividends. हमें क्या करना है यहाँ पे टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेडिंग इनकम which is a part of your नॉन सेविंग इनकम. ठीक है, 20,000. फिर हमारे पास है सेविंग्स इनकम. फिर हमारे पास डिविडेंड इनकम भी है. ओके, सो सेविंग्स इनकम इज बैंक इंटरेस्ट which is going to be 5,000 and then dividends which is going to be 1,200. So यहाँ पर हमारे पास टोटल इनकम that is going to be 20,000, 5,000 and 1,200. हमारे पास कोई रिलीफ नहीं है तो हम पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे डायरेक्टली विच इज़ 12,570. 12,570 माइनस करने के बाद हमारे पास पर्सनल अलाउंस नहीं बचेगा फॉर सेविंग्स एंड डिविडेंड इनकम. सो हम डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम निकालते हैं. टैक्सेबल इनकम हमारे पास होगी 20,000 माइनस 12,570. यहाँ पर मेरे पास आएगा 7,430. यहाँ पर आएगा 5,000 एंड यहाँ पर आएगा 1,200. ठीक है, अब इसमें से हम क्या निकालेंगे? टैक्स लायबिलिटी. टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी निकालते हुए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इसको सेम ऑर्डर में निकालेंगे. सबसे पहले हम अपनी नॉन सेविंग इनकम पे निकालेंगे. ठीक है, तो नॉन सेविंग इनकम सारी की सारी मेरी बेसिक रेट बैंड में आएगी. सो बेसिक रेट बैंड विल बी टैक्स्ड एट 20%. फिर हम जाएंगे सेविंग्स इनकम पे. सेविंग्स इनकम में अब हमारी टोटल इनकम बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रही है तो हमारे पास निल रेट बैंड है 1,000 का एंड बाकी की बची हुई इनकम हमारी बेसिक रेट बैंड में फॉल करेगी, दैट इज 4,000. फिर हम आएंगे डिविडेंड इनकम पे. डिविडेंड इनकम में सेम पहले हम अपना निल रेट बैंड लेंगे. इररिस्पेक्टिव कोई भी रेट बैंड हमारे पास 1,000 का निल रेट बैंड है एंड बची हुई हमारी बेसिक रेट बैंड में आएगी. टोटल इनकम ही हमारी, टोटल टैक्सेबल इनकम ही हमारी बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रही है. यहाँ से हम टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे. 7,430 into 20% gives me 1,486. 0%, 4,000 का 20% is 800 एंड फिर 0% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. 200 into 8.75 that is going to be 17.52. राउंड ऑफ कर देंगे 18 पे. ठीक है, नेक्स्ट राउंड पे राउंड ऑफ कर देंगे हम इसको. टोटल मेरे पास आना चाहिए 18 प्लस 800 प्लस 14, 86 दैट इज 2304. ये हमारी यहाँ पर क्या हो गई? टैक्स लायबिलिटी. सो टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद दिस इज़ द फॉर्मेट जो हमें टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए यूज़ करना है. ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, ये हम इसी ऑर्डर में चलें. अब इसके साथ हमें एक और रूल याद रखना है फॉर टैक्स लायबिलिटी. लेट्स सी. सो लेट्स से Maya has 2,500 of trading profits. Okay, and 6,500 of savings income or 6,500 of building society interest. हमें क्या करना है यहाँ पे? अगेन सेम चीज़, 25 इसको हम 12,520 बिकॉज हम इसमें से पर्सनल अलाउंस भी माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 17,500 ऑफ ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स एंड 6,500 ऑफ बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट. हमें अगेन सेम चीज़ करनी है. क्या निकालना है? टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. सबसे पहले टैक्सेबल इनकम निकालेंगे. सो हमारे पास है ट्रेडिंग इनकम 17,500 and then building society interest.
दैट इज 6500। ये हो गई मेरी नॉन सेविंग इनकम, ये हो गई मेरी सेविंग्स इनकम। अब यहाँ पर हम टोटल इनकम निकाल लेते हैं पहले। टोटल इनकम हमारे पास आएगी 17,500 एंड 6,500 माइनस पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस यहाँ पे माइनस किया तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितनी बची, लेट्स सी। 17,500 माइनस 12,570 जो कि मुझे देगा 4,930। ठीक है, तो अब हमारा रूल क्या है यहाँ पे? मेरा रूल ये कहता है कि अगर मेरी सेविंग्स इनकम, क्या रूल कहता है मेरा, कि अगर मेरी सेविंग्स इनकम फर्स्ट 5,000 में आई, फर्स्ट 5,000 ऑफ टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम के पहले 5,000 में अगर मेरी सेविंग्स इनकम आ रही है, जितनी भी सेविंग्स इनकम आ रही है, दैट विल बी टैक्स्ड एट 0। साथ साथ निल रेट बैंड सेविंग्स इनकम के हैं वो तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर आपकी सेविंग्स इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम के फर्स्ट 5,000 में आ रही है तो वो भी 0 पे टैक्स होगी। कैसे होगी, लेट्स सी। अगेन पहले नॉन सेविंग इनकम ले लेंगे, इस पे बेसिक रेट बैंड लगेगा, दैट इज 4,930, 20% पे टैक्स करेंगे। अब आते हैं सेविंग्स इनकम। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पहले 5,000 में 4,390 माइनस 5,000, 5,000 माइनस 4,390 70। इस 70 पे हम 0% टैक्स लगाएंगे कि मेरे पहले टोटल टैक्सेबल इनकम के पहले 5,000 में जितनी भी सेविंग्स इनकम आएंगी दैट विल बी टैक्स्ड एट 0%। ओके, सो अगेन सेविंग्स निल रेट बैंड, फिर हमारे पास दोबारा से निल रेट बैंड आएगा सेविंग्स के लिए विच इज़ 1,000 क्यों, क्योंकि हम बेसिक रेट टैक्स पेयर हैं। ये निल रेट बैंड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ एडिशनल ये रूल है कि अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कि फर्स्ट 5,000 के अंदर जितनी भी सेविंग्स इनकम आ रही है दैट विल बी टैक्स्ड एट 0%। ठीक है, एंड बाकी का हमारा जो सेविंग्स इनकम है वो बेसिक रेट बैंड पे टैक्स होगी, दैट इज गोइंग टू बी 6,500 माइनस 1,000 माइनस 70, दैट इज 5,430। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। 4,930 इंटू 20%, 99,005,430 इंटू 20%, 1086। टोटल कितना हुआ, 1185। ये हो गई आपकी टैक्स लायबिलिटी। सो दिस इज द वे जिसमें हम अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। पहले टैक्सेबल इनकम, फिर हमारी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी ऑलवेज इन द ऑर्डर ऑफ पहले नॉन सेविंग इनकम, फिर सेविंग इनकम, फिर डिविडेंड इनकम। और निल रेट बैंड्स भूलने नहीं है। सेविंग्स इनकम में हमारे पास अगर आप बेसिक रेट टैक्स पे हो तो 1,000 का निल रेट बैंड है, अगर आप एडिशनल रेट टैक्स पे हो तो कुछ भी नहीं है, हाई रेट टैक्स पे हो तो 500 का निल रेट बैंड है। डिविडेंड इनकम के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेट बैंड आपके पास 1,000 का निल रेट बैंड है। साथ के साथ अगर अभी हमने पढ़ा कि अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम के फर्स्ट 5,000 के अंदर आप फॉल कर रहे हो तो जितना भी फर्स्ट 5,000 के अंदर सेविंग्स इनकम आ रहा है दैट विल बी टैक्स्ड एट 0%। आई थिंक दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस। बट अगेन हमारी टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए भी हमारे पास कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा रिलीफ्स, तो रिलीफ्स भी मिले होंगे हमें, तो हमें उनको भी ट्रीट करना है। ठीक है, अब मैंने बोला था तुम लोगों को कि इन सर्टेन केसेस मेरा पर्सनल अलाउंस कैन बी रिड्यूस्ड। इन सर्टेन केसेस मेरा जो पर्सनल अलाउंस है वो रिड्यूस हो जाता है। कब होता है, लेट्स सी। सो फिक्स्ड अमाउंट पर्सनल अलाउंस की 12,570 है, लेकिन इट कैन बी रिड्यूस्ड अगर मेरी एडजस्टेड नेट इनकम इज ग्रेटर देन 100,000 पाउंड्स। एडजस्टेड नेट इनकम हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हमारी नेट इनकम 100,000 पाउंड से ज़्यादा है तो फिर हम एडजस्टेड नेट इनकम निकालेंगे। और अगर एडजस्टेड नेट इनकम भी हमारी 100,000 पाउंड से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हमारा पर्सनल अलाउंस विल बी रिड्यूस्ड बाय 50% ऑफ द एक्सेस ऑफ द एडजस्टेड नेट इनकम अबव 100,000। हम ये इजी सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट कि हमारा पर्सनल अलाउंस कितने अमाउंट से रिड्यूस होगा। ठीक है, एडजस्टेड नेट इनकम क्या होती है? एडजस्टेड नेट इनकम इज नेट इनकम, टोटल इनकम माइनस रिलीव्स इक्वल्स टू नेट इनकम। फिर उसमें हम माइनस करेंगे हमारी क्रॉस गिफ्टेड डोनेशंस।
अब ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशंस क्या होती हैं? दिस इज अ डोनेशन दैट यू हैव मेड टू अ यूके बेस्ड चैरिटी, यूके गवर्नमेंट रजिस्टर्ड चैरिटी. अब इसमें व्हाट्स द क्रैक हियर? इसमें क्या होता है, जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, द कंट्रीब्यूशन डन बाय यू इज नेट कंट्रीब्यूशन. द कंट्रीब्यूशन डन बाय यू इज नेट कंट्रीब्यूशन. हमें उसको ग्रॉस बनाना पड़ता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो नेट होता है, नेट यानी कि 80% होता है. ग्रॉस जो होता है दैट इज गोइंग टू बी 100%. तो यू विल आस्क कि बीच का 20% कहाँ गया? ये बीच का 20% आपके बिहाफ पे HMRC कंट्रीब्यूट करता है. आपने 80% कंट्रीब्यूट किया लेकिन आपको फ़ायदा 100% का मिलता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशंस गिवन है, वेल एंड गुड, माइनस कर दो यहाँ पे. लेकिन अगर नेट गिवन है, ठीक है, अगर नेट गिवन है तो दैट इज 80% ऑफ द टोटल डोनेशंस. तो हम क्या करेंगे, नेट डोनेशन डिवाइडेड बाय 80% इंटू 100%. इससे क्या आएगा मेरे पास? क्रॉस डोनेशन. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है. ठीक है, सो ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशंस हमारा यहाँ पे यूज होता है टू रिड्यूस नेट इनकम. फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन. ये हम पेंशंस के टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन ग्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इज द सेम. जो आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया वो नेट होता है. ठीक है, नेट यानी कि 80%. लेकिन HMRC आपको बेनिफिट किसका देती है? 100% का देती है. तो अगर नेट कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है, सो अगेन फॉर ग्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल, हमारे पास यहाँ पे जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं इन आर पेंशन स्कीम्स, पर्सनल पेंशन स्कीम्स, वो होता है नेट कंट्रीब्यूशन. ठीक है, नेट यानी कि 80%. तो आप नेट यानी कि 80%. तो अगर आप 80% कंट्रीब्यूट कर रहे हो लेकिन HMRC जो है वो आपको बेनिफिट देता है 100% का. तो अगेन अगर ग्रॉस गिवन है, वेल एंड गुड, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, यू विल बी एबल टू फाइंड योर एडजस्टेड नेट इनकम. लेकिन अगर नेट गिवन है तो आपको उसको पहले क्रॉस में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या माइनस करते हैं? ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशंस एंड ग्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन. हमारे पास यहाँ पे एडजस्टेड नेट इनकम आएगी. एडजस्टेड नेट इनकम को हम देखेंगे वेदर इट्स ग्रेटर देन 100,000 pounds और नॉट. इफ इट्स ग्रेटर देन 100,000 pounds योर PA विल बी रिड्यूस्ड. रिड्यूस कितना रिड्यूस्ड होगा? जितना भी आपका 100,000 से ज़्यादा एक्सेस होगा उसके 50% से आर पर्सनल अलाउंस विल बी रिड्यूस्ड. मिनिमम इट कैन गो टू 0. ओके, सो इफ योर एडजस्टेड नेट इनकम इज 125,140, पर्सनल अलाउंस 0 हो जाएगा, बिकॉज 100,000 के ऊपर कितना एडजस्टेड नेट इनकम? 25,140. इसका 50% कितना हुआ? 12,570. तो पूरा का पूरा माइनस हो गया, पर्सनल अलाउंस बिकम्स 0. ठीक है, अगेन पर्सनल अलाउंस एंड रिलीफ आर फर्स्ट डिडक्टेड फ्रॉम नॉन सेविंग इनकम, फिर सेविंग इनकम, फिर डिविडेंड इनकम. व्हाई? बिकॉज नॉन सेविंग इनकम पे हम सबसे ज़्यादा टैक्स रेट लगाते हैं. एंड अगर आपकी नेट इनकम इज लेस देन पर्सनल अलाउंस, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मेरी नेट इनकम है 12,000 और ये 12,000 क्या है? मेरी नेट इनकम है, और मेरा जो पर्सनल अलाउंस है वो है 12,570, राइट. तो बचे हुए पर्सनल अलाउंस का क्या होगा? 12,000 तो चलो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा, तो बाकी के 570 पर्सनल अलाउंस का क्या होगा? दिस विल बी लॉस्ट. इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें. ठीक है, सो रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस इज लॉस्ट एंड कैन नॉट बी सेट अगेंस्ट कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स यानी कि अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट बेची है तो उस पर जो भी हमें गेन होता है उसको कैपिटल गेन्स कहते हैं. ठीक है, ना पर्सनल अलाउंस कैन बी ट्रांसफर टू स्पाउस और सिविल पार्टनर, उसको हम क्या कहते हैं? मैरिज अलाउंस. अ फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ योर पर्सनल अलाउंस कैन बी ट्रांसफर टू योर स्पाउस और सिविल पार्टनर, जिसको हम बोलते हैं मैरिज अलाउंस. अब मैरिज अलाउंस की हमारे पास रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. ठीक है, सो स्पाउसेस एंड सिविल पार्टनर कैन इलेक्ट, आपको इलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब HMRC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट वी वांट टू ट्रांसफर आवर पर्सनल अलाउंस टू आवर स्पाउस. ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट कितना आप ट्रांसफर कर सकते हो? 1260. इतना, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा. फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 1260 पर्सनल अलाउंस कैन बी ट्रांसफर टू योर स्पाउस. एंड आप जितना भी ट्रांसफर करोगे, आप 1260 ट्रांसफर किया तो आपके खुद के पर्सनल अलाउंस में से ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है इसकी? मैरिज अलाउंस मिलने की कंडीशन क्या है? कि दोनों के दोनों स्पाउसेस या सिविल पार्टनर्स शुड बी द सेम. तो अगर आप 80% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो लेकिन HMRC जो है वो आपको बेनिफिट देता है 100% का, तो अगेन
अगर ग्रॉस गिवन है वेल एंड गुड, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, यू विल बी एबल टू फाइंड योर एडजस्टेड नेट इनकम। लेकिन अगर नेट गिवन है तो आपको उसको पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या माइनस करते हैं, ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशंस एंड ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। हमारे पास यहाँ पे एडजस्टेड नेट इनकम आएगी। एडजस्टेड नेट इनकम को हम देखेंगे वेदर इट्स ग्रेटर देन 100,000 pounds और नॉट। इफ इट्स ग्रेटर देन 100,000 pounds योर पीए विल बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड कितना रिड्यूस्ड होगा, जितना भी आपका 100,000 से ज़्यादा एक्सेस होगा उसके 50% से आर पर्सनल अलाउंस विल बी रिड्यूस्ड। मिनिमम इट कैन गो टू 0। ओके, सो इफ़ योर एडजस्टेड नेट इनकम इज़ 125,140, पर्सनल अलाउंस 0 हो जाएगा, बिकॉज 100,000 के ऊपर कितना एडजस्टेड नेट इनकम 25,140, इसका 50% कितना हुआ 12,570, तो पूरा का पूरा माइनस हो गया, पर्सनल अलाउंस बिकम्स 0। ठीक है, अगेन पर्सनल अलाउंस एंड रिलीफ आर फर्स्ट डिडक्टेड फ्रॉम नॉन सेविंग इनकम, फिर सेविंग इनकम, फिर डिविडेंड इनकम। व्हाई? बिकॉज नॉन सेविंग इनकम पे हम सबसे ज़्यादा टैक्स रेट लगाते हैं। एंड अगर आपकी नेट इनकम इज लेस देन पर्सनल अलाउंस, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी नेट इनकम है 12,000 और ये 12,000 क्या है, मेरी नेट इनकम है, और मेरा जो पर्सनल अलाउंस है वो है 12,570, राइट। तो बचे हुए पर्सनल अलाउंस का क्या होगा, 12,000 तो चलो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा, तो बाकी के 570 पर्सनल अलाउंस का क्या होगा, दिस विल बी लॉस्ट, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, सो रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस इज लॉस्ट एंड कैन नॉट बी सेट अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स यानी कि अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट बेची है तो उस पर जो भी हमें गेन होता है उसको कैपिटल गेन्स कहते हैं। ठीक है, ना पर्सनल अलाउंस कैन बी ट्रांसफर टू स्पाउस और सिविल पार्टनर, उसको हम क्या कहते हैं, मैरिज अलाउंस। अ फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ योर पर्सनल अलाउंस कैन बी ट्रांसफर टू योर स्पाउस और सिविल पार्टनर, जिसको हम बोलते हैं मैरिज अलाउंस। अब मैरिज अलाउंस की हमारे पास रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सो स्पाउसेस एंड सिविल पार्टनर कैन इलेक्ट, आपको इलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब HMRC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट वी वांट टू ट्रांसफर आवर पर्सनल अलाउंस टू आवर स्पाउस। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट कितना आप ट्रांसफर कर सकते हो, 1260, इतना, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 1260 पर्सनल अलाउंस कैन बी ट्रांसफर टू योर स्पाउस, एंड आप जितना भी ट्रांसफर करोगे, आप 1260 ट्रांसफर किया तो आपके खुद के पर्सनल अलाउंस में से ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है इसकी, मैरिज अलाउंस मिलने की कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों स्पाउसेस या सिविल पार्टनर्स शुड बी बेसिक रेट टैक्स पर। अब सिविल पार्टनर्स कौन होते हैं, स्पाउसेस तो चलो ठीक है मैरिड पीपल हो गए, सिविल पार्टनर्स यानी कि पीपल कैन रजिस्टर देमसेल्व्स टू बी पार्टनर्स और लिविंग पार्टनर्स शादी से पहले। ठीक है, तो उनको भी सारी स्पाउसेस जैसी बेनिफिट्स मिलती हैं। मैक्सिमम रिलीफ इज गोइंग टू बी ऑन 1260 को आप अपनी इधर नेट इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी में से 252 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज हमें जो रिलीफ मिलेगा वो मिलेगा बेसिक रेट बैंड पे मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज बोथ द स्पाउसेस आर बेसिक रेट टैक्स पर। सो द मैक्सिमम रिलीफ दैट यू आर गोइंग टू गेट इज गोइंग टू बी 1260 into 20%, विच इज़ अगैन 252। ठीक है, तो हमारे लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि हम पहले टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, इनकम टैक्स लायबिलिटी में से वहाँ पे लिखेंगे कि मैरिज अलाउंस रिलीफ 252 एक फिक्स्ड अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि टोटल टैक्स लायबिलिटी माइनस रिलीफ फॉर मैरिज अलाउंस, फिर हमारे पास आता है टैक्स पेबल, कितना टैक्स हमें पे करना है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है हमारे पास। पहली कंडीशन तो मेरे पास ये है कि अगर आपको इलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला है कि हमें मैरिज अलाउंस के लिए इलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। सो अगर आपको करंट टैक्स ईयर के लिए इलेक्ट करना है तो वो आप टैक्स ईयर खत्म होने से पहले करोगे, इन एडवांस होना चाहिए। ठीक है, सो इलेक्शन विल बी एप्लीकेबल फॉर द फ्यूचर ईयर्स। तो अगर आपने एडवांस में किया है, टैक्स ईयर खत्म होने से पहले किया है, टू इलेक्ट टू ट्रांसफर योर पर्सनल अलाउंस टू योर स्पाउस, आप किस सिनेरियो में करोगे, जब आपके पास ज़्यादा इनकम नहीं होगी तो आप कहोगे कि मैं अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर देती हूँ या कर देता हूँ, राइट। लेकिन इन दैट केस अगर आपने इस साल इलेक्शन कर दिया है तो दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर फ्यूचर ईयर्स एज वेल। आपके बिना कहे वो फ्यूचर ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, अनलेस आप उसको विड्रॉ करते हो या फिर उसकी कंडीशंस मीट नहीं होती। कंडीशंस क्या है कि बोथ स्पाउसेस एंड सिविल पार्टनर्स शुड बी बेसिक रेट टैक्स पर। और अगर एरियर्स में कर रहे हो, यानी कि बाद में कर रहे हो, टैक्स ईयर खत्म होने के बाद कर रहे हो, तो आपके पास एरियर्स में करने की टाइम लिमिट है 4 साल फ्रॉम द एंड ऑफ योर टैक्स ईयर। ठीक है, 4 साल फ्रॉम द एंड ऑफ योर टैक्स ईयर टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पर्सनल अलाउंस। जब आप कहोगे कि हमने तो पिछले साल की टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी पे कर दी है, मुझे क्या फ़ायदा है, HMRC कैन रिफंड इट टू यू। ठीक है, जितना भी आपका टैक्स बचेगा वो रिफंड कर देते हैं। एंड अगर आप एरियर्स में कर रहे हो तो इलेक्शन विल ओनली बी फॉर दैट पर्टिकुलर टैक्स ईयर, जिस टैक्स ईयर के लिए आप पर्सनल अलाउंस क्लेम इलेक्ट कर रहे हो और या फिर अपने स्पाउस को दे रहे हो। ठीक है,
और किसी ईयर के लिए नहीं। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एडवांस में कर रहे हो तो फ्यूचर ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल है विदाउट विड्रॉल, और अगर आपकी कंडीशंस मीट नहीं होती तब तक। एंड एरियर्स में कर रहे हो तो सिर्फ उसी टैक्स के ईयर के लिए एप्लीकेबल है जिस टैक्स ईयर के लिए आप इलेक्ट कर रहे हो मैरिज अलाउंस। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर मैरिज अलाउंस। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेबल। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम टैक्स पेबल हम कैसे निकालते हैं, बट अगेन दिस इज द फॉर्मेट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेबल के लिए नॉन सेविंग इनकम पर टैक्स लगाते हैं, बेसिक रेट बैंड, हायर रेट बैंड, एडिशनल रेट बैंड, फिर सेविंग्स इनकम पे आते हैं। नील रेट बैंड मेरे पास 0% का है, फिर बेसिक रेट बैंड, हायर रेट बैंड, एडिशनल रेट बैंड। फॉर बेसिक रेट बैंड यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए 1000, एंड फॉर हायर रेट बैंड होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे 500। सो फॉर बेसिक रेट बैंड हमारे पास 1000 का नील रेट बैंड है, एंड फॉर हायर रेट बैंड मेरे पास 500 का नील रेट बैंड है। उसके अलावा हमने बोला कि एक स्टार्टिंग नील रेट बैंड भी है हमारे पास। स्टार्टिंग नील रेट बैंड क्या होगा कि अगर आपकी सेविंग्स इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम में फर्स्ट 5000 के अंदर आ रही है, जितनी भी सेविंग्स इनकम मेरे फर्स्ट 5000 के अंदर आ रही है, that will be taxed at 0%. So if the savings income falls within the first 5000 of total taxable income, उसको हम 0% पे टैक्स करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास डिविडेंड इनकम है, फर्स्ट 1000 फॉर ऑल रेट बैंड्स विल बी टैक्स एट 0%। ये हमारे टैक्स रेट्स हो गए। फिर हम क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लायबिलिटी में से पे माइनस करेंगे। पे क्या होता है, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, अगर आप एक एम्प्लॉयड पर्सन हो और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम मिलती है तो आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपका एम्प्लॉयर हर महीने आपको सैलरी देने से पहले एक टैक्स डिडक्ट करेगा। इंडिया में हम उसको टीडीएस कहते हैं, यूके में उसको पे कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पे एज यू अर्न। ठीक है, दिस इज एन एडवांस टैक्स दैट इज डिडक्टेड ऑन योर मंथली सैलरी। डिडक्ट कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है, एचएमआरसी को पे कर देता है आपके बिहाफ पे। तो ये टैक्स वो है जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो टैक्स लायबिलिटी में से ये माइनस करेंगे बिकॉज ये हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। फिर हम माइनस करेंगे रिलीफ फॉर मैरिज अलाउंस, फिर हम माइनस करेंगे, माइनस नहीं ऐड करेंगे, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज। चाइल्ड बेनिफिट चार्ज कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। अब ये तीनों माइनस, टैक्स लायबिलिटी में से पे माइनस किया, रिलीफ फॉर मैरिज अलाउंस माइनस किया, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज ऐड किया, तो मेरे पास आ जाएगा टैक्स पेबल। टैक्स पेबल इज नथिंग बट जो एक्चुअल में टैक्स आपको एचएमआरसी को पे करना है। लायबिलिटी इज जो आप लायबल हो उसमें से जो आपने पे किया वो माइनस कर दिया, जो रिलीफ मिला वो माइनस कर दिया, एडिशनल चार्ज जो उसको ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगी कि हमें अब कितना पे करना है। ठीक है, अब आते हैं ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशंस एंड चाइल्ड बेनिफिट चार्ज पे। सो फॉर ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आप कंट्रीब्यूट करते हो दैट इज नेट कंट्रीब्यूशन। नेट कंट्रीब्यूशन यानी कि 80%, राइट। नेट कंट्रीब्यूशन यानी कि 80%। तो एंड कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, आप जितना मर्जी चाहे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 80%। ग्रॉस डोनेशन कैसे निकालते हैं, सेम फॉर्मूला से। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारे रेट बैंड एक्सटेंड करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, and this applies for both gifted donations and personal pension contributions, but personal pension contributions के बारे में हम pensions के topic में पढ़ेंगे। So gross contribution of gift aid donations हमारे rate bands, यानी कि जैसे अगर आपका gross contribution is 2000, okay, let's say 2000 है, तो जो आपका basic rate band है वो अब extend होके कितना हो जाएगा, 3770 plus 2000, that is gonna be 39770। मेरा बेसिक रेट बैंड एक्सटेंड हो गया, ऐसे ही आपका हायर रेट बैंड भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो बेसिकली जितना भी हम इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उतने से मेरे रेट बैंड एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, तो रेट बैंड एक्सटेंड होते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है। अब जो चीज़ 40% पे टैक्स होने वाली थी अब वो 20% पे टैक्स होगी, राइट। जो चीज़ 45% पे टैक्स होने वाली थी अब वो 40% पे टैक्स होगी। यानी कि जो इनकम मेरी पहले हायर रेट बैंड में फॉल करी थी 2000 की, वो बेसिक रेट बैंड में फॉल करेगी। सो दिस इज द रिलीफ दैट यू गेट। दो रिलीफ है हमारे पास गिफ्टेड डोनेशंस की। पहला रिलीफ, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस आर, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एडजस्टेड नेट इनकम, जिसमें हम अपनी नेट इनकम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ये हमारे रेट बैंड को एक्सटेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं चाइल्ड बेनिफिट चार्ज पे। चाइल्ड बेनिफिट चार्ज यानी कि, अब चाइल्ड बेनिफिट क्या होता है पहले तो हम ये देखते हैं। चाइल्ड बेनिफिट इज बेसिकली अ बेनिफिट दैट गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल
पेरेंट्स, ओके, कि गवर्नमेंट चाइल्ड बेनिफिट देती है पेरेंट्स को। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम, एडजस्टेड नेट इनकम, इनकम भी नहीं, एडजस्टेड नेट इनकम 50,000 से 60,000 के बीच में फॉल कर रही है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज लगाएंगे। अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 50,000 से 60,000 के बीच में फॉल कर रही है तो हम एडजस्टेड नेट इनकम, अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 50,000 से 60,000 के बीच में फॉल कर रही है तो हम चाइल्ड बेनिफिट चार्ज लगाएंगे। दिस इज फॉर द टैक्स ईयर ऑफ 23-24। नेक्स्ट ईयर में रूल्स चेंज हो जाएंगे हमारे पास 24-25 में। सो अभी के लिए ये रूल्स है हमारे पास, तो हम एक चाइल्ड बेनिफिट चार्ज लगाएंगे। अब चाइल्ड बेनिफिट चार्ज निकालते कैसे देखते हैं। सो चाइल्ड बेनिफिट इज टैक्स फ्री पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। चार्ज हमारा कब अराइज होता है, जब कोई भी दोनों में से किसी भी स्पाउस या सिविल पार्टनर की इनकम ANI इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। 50,000 या 60,000 के बीच में है। 60,000 से ऊपर सारा का सारा चार्ज इज इक्वल टू 60,000 इफ योर ANI is greater than 60,000 pounds, okay, if your ANI is greater than 60,000 pounds, so 100% of child benefit is charged, okay। देखो, if ANI is between 50 to 60,000, child benefit will be charged 1% for every 100 increase in ANI above 50,000। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है इसका कि अगर आपका ANI let's say is 55,000, so 50,000 से जितना भी एक्सेस है which is 5,000, for every 100 हम 1% चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे 5,000 divided by 100 is equal to 50%, so 50% of child benefit will result in child benefit charge। और अगर 60,000 से ऊपर है तो 100% will become chargeable, ठीक है। चार्ज किस पे लगता है, अब एक किसी ना किसी एक स्पाउस को मिल रहा होगा चाइल्ड बेनिफिट, राइट। लेकिन जिस स्पाउस की इनकम ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, उस स्पाउस की इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन में हम ये चार्ज लगा देते हैं, ठीक है। तो चार्ज इज लेविड ऑन द स्पाउस और सिविल पार्टनर विद हायर इनकम, एंड टू अवॉइड अ चार्ज, अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 60,000 से ज़्यादा है तो इट्स बेटर कि आप चाइल्ड बेनिफिट लो ही नहीं, बिकॉज 100% वैसे भी तो चार्जेबल हो ही जाएगा, राइट। एंड जिनकी एडजस्टेड नेट इनकम 50,000 से कम है, दे शुड टेक अप दिस बेनिफिट, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स are something that we need to take into account जब हम अपनी taxable income and income tax liability निकाल रहे होते हैं। So majorly हमको यही याद रखना है कि हमारे tax brackets क्या हैं, हमारे पास additional points क्या हैं जो हमें basic income tax computation में याद रखने चाहिए। Majorly personal allowance कब कम होता है, reliefs क्या क्या है हमारे पास, marriage allowance क्या है, child benefit क्या है, cross gifted donations क्या है, ANI कैसे निकालते हैं, and majorly tax liability कैसे निकालते हैं, and it should be always be in this same order, ठीक है। So that is it for this lecture. In the next lecture, we are going to do a few questions of basic income tax computation, and we are also going to learn and revise this कि हमारी exempt income क्या क्या होती है, और एक हमारी एक important topic है savings income का, accrued income scheme, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Questions and these two topics. So I will see you then. I hope you learned everything and you enjoyed the video. So I will see you in the next lecture. Till then, bye bye.